पीएम की देवभूमि पहुंचते ही सियासत हुई तेज। कांग्रेस ने बताया राजनीतिक मार्केटिंग। जवाब में आज शिवालयों में जल अभिषेक करेंगे कांग्रेसी। वहीं महंगाई के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। आम आदमी पार्टी लगातार कर रही सरकार पर वार। आपने वोट भंग करवाने को लेकर निकाली पैदल मार्च। आपने प्रधानमंत्री से मांगा देवस्थानम बोर्ड को भंग करे राज्य सरकार। वहीं कोठियाल ने कहा आपकी सरकार आते ही पहला फैसला देवस्थानम बोर्ड भंग करने का होगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। बीते 24 घंटों में 7 नए संक्रमित मामले आए सामने। वहीं एक भी मरीज की नहीं हुई मौत, जबकि 9 मरीज को ठीक करने के बाद भेजा गया घर। सक्रिय मरीजों की संख्या 149 तक पहुंची। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने यहां गर्भगृह में करीबन 15 मिनट तक पूजन किया है। फिर मंदिर की परिक्रमा की और फिर मंदिर की परिक्रमा करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 12 फुट लंबी है और 35 टन इसका वजन है। केदारनाथ धाम में पीएम ने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया, जिसमें पीएम मोदी ने 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है, यहाँ पर्यटन काफी बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने दरअसल केदारनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। केदारनाथ की सेवा से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, पीएम मोदी ने कहा है। और उन्होंने उत्तराखंड की विकास योजनाएं भी तमाम गिनवाई है। पहाड़ के काम आएगा पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि शुक्रवार को उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर पहुंचे, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। मोदी के संबोधन का ज्यादातर हिस्सा वैसे अध्यात्म पर ही केंद्रित था, लेकिन राज्य में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने जा रही हैं, उसको देखते हुए भी पीएम ने यहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। पीएम ने उत्तराखंड के युवाओं से ये भी कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों उत्तराखंड के काम में आएगी। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बाटी
देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के कोटि का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है। जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है, मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं एक बार फिर भगवान केदारनाथ के चरणों में, आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महापर्व से लेकर के छठ पूजा तक अनेक पर्व आ रहे हैं, अनेक पर्वों की स्वतंत्र भारत में ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 5वीं बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में 4 बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी 80 के दशक में 2 बार केदारनाथ धाम पहुंची थी। भगवान आशुतोष के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगाध आस्था है। 80 के दशक में 1.5 महीने तक केदारपुरी में मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ गरुड़ चट्टी में उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक साधना की थी। तब वो प्रतिदिन बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ मंदिर पहुंचते थे। जबकि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। उसी वर्ष पीएम मोदी 20 अक्टूबर को दोबारा केदारनाथ पहुंचे। तीसरी बार 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ पहुंचे और उसके बाद देखिए 2019 को 18 मई को वो पहुंचे थे और आज की तारीख 5 नवंबर 2021 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, केदार बाबा के उन्होंने दर्शन किए हैं। कल दरअसल केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद होने जा रहे हैं। उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ पहुंचना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने केदार बाबा के दर्शन वहां पर किए, उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है। जो तमाम परियोजनाएं उत्तराखंड सरकार चला रही हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि केदारनाथ आने का सिलसिला आखिर नेताओं ने कब शुरू किया था और पीएम मोदी से पहले अब तक कितने राजनेता बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 80 के दशक में दरअसल राजनेताओं ने केदारनाथ का रुख करना जो था वो शुरू कर दिया था। पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय इंदिरा गांधी 2 बार केदारनाथ धाम पहुंची थी
और पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अकेले ही दरअसल धाम पहुंची थी। वहीं से केदारनाथ आने का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया था। उसके बाद दूसरी बार वो सोनिया गांधी और अमिताभ बच्चन और उनकी माता जी के साथ दरअसल केदारनाथ पहुंची थी केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1985 में केदारनाथ पहुंचे और उनके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पूर्व राष्ट्रपति और वेंकट रमन 1992 में केदार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। केदारनाथ आने का ये सिलसिला 80 के दशक से जारी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2017 में बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केदार बाबा के दर्शन किए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अपने कार्यकाल में 5वीं बार जो है वो केदार बाबा के दर्शन करने पहुंचे। वहीं स्वर्गीय मोरारजी देसाई और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पीएम बनने से पहले केदार बाबा के दर्शन किए थे। पीएम मोदी अपने कार्यकाल में अब 5वीं बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अपने कार्यकाल में ये 5वां दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है। पीएम के देवभूमि पहुंचते ही सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दरअसल इसे राजनीतिक मार्केटिंग करार दिया है। आज 12 शिवालयों में जलाभिषेक करेगी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और महंगाई के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत रखा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अब आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि ये एक राजनीतिक मार्केटिंग है। पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने केदार बाबा के दर्शन किए और उसके बाद पीएम मोदी के देवभूमि पहुंचते ही सियासत भी तेज हो गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं हरीश रावत, उन्होंने दरअसल महंगाई को लेकर मौन व्रत रखा है और कांग्रेस ने पीएम मोदी का केदार बाबा के दर्शन करना और केदारनाथ पहुंचना राजनीतिक मार्केटिंग बताया है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आज 12 शिवालयों में जल अभिषेक किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धनराज, पीएम मोदी देवभूमि पहुंचते हैं, सियासत भी अब शुरू हो गई है उनके पहुंचते ही। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड देवभूमि पहुंचे और उन्होंने केदारनाथ में जाकर बाबा के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सियासत एक तरीके से गर्मा चुकी है, क्योंकि लगातार विपक्ष कांग्रेस के नेता उन पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता है उनकी माने उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो बाबा के दर्शन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कहना कहीं एक तरीके से चुनावी स्टंट उनका है कि चुनावी 2022, क्योंकि पूजा आपको बताते कि 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि 2022 के चुनाव की तैयारी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ तो आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने काफी साल हो गए हैं, लेकिन वो केदारनाथ का दौरा नहीं किया है उन्होंने, उनका ये कहना है। लेकिन अब जिस तरीके से अचानक वो केदारनाथ आए तो कहना कि चुनावी स्टंट उसको बताया जा रहा है। वही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एक अनोखे विरोध के अंदाज में, अनोखे अंदाज में एक विरोध प्रदर्शन भी आज कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि 12 शिवालयों पर उन्होंने हर जिले में 12 शिवालयों पर आज अभिषेक अपना किया है, जलाभिषेक किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मौन व्रत रखकर कहना कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विरोध दर्ज करा है। जी देखिए, अपनी तरफ से कांग्रेस विरोध तो दर्ज करती नजर आ रही है, लेकिन धनराज, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ पहुंचना कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक मार्केटिंग है, तो आज 12 शिवालयों में जलाभिषेक करना, फिर उसको क्या नाम देंगे वो? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के जो दौरा है उसको लेकर उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है प्रधानमंत्री पर कि ये राजनीतिक दौरा है, लेकिन वही जिस तरीके से देखा जाए कि जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने 12 शिवालयों पर आज जलाभिषेक किया है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो जलाभिषेक किया गया है
वो कहीं ना कहीं उनका विरोध जताया गया है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं सभी उत्तराखंड की याद प्रधानमंत्री को आती है, ऐसा कहना कांग्रेस का है। और साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि जिस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश उत्तराखंड में की जा रही है बीजेपी द्वारा, वो जनता अब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता बीजेपी को जरूर देगी। लेकिन पूजा ये बता दे कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जनता जवाब किसको देती है, कांग्रेस को या वोट फिर देंगे। बीजेपी को। साथ ही देखिए खबर जो मिली कि महंगाई के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत रखा है, कब तक जारी रहने वाला है उनका मौन व्रत? पूजा बिल्कुल जिस तरीके से महंगाई लगातार आसमान छू रही है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लगातार महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी आपने देखा कि कुछ रुपए जरूर कम किए गए हैं पेट्रोल डीजल पर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी वार किया जा रहा है। उनका कहना है कि लगभग 36 से 37 रुपए बढ़ाने के बाद अब 5 रुपए 10 रुपए कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। और जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मौन व्रत रखा है, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि उनका जो ये मौन व्रत था, सिर्फ आज 2 घंटे का मौन व्रत हरिद्वार में रखा गया है उनके द्वारा, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को चारों ओर घेरने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है। पूजा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। धनराज जो है उत्तराखंड से तमाम राजनीतिक अपडेट्स आप तक पहुंचा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर वार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बोर्ड भंग करवाने को लेकर अब पैदल मार्च दरअसल निकाली है। प्रधानमंत्री से मांग की है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करे राज्य सरकार। अजय कोठियाल की तरफ से ये कहा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहला फैसला जो होगा वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का होगा, ये भी कर्नल कोठियाल ने कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में नजदीक है, उसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप साथ ही रणनीतियों का दौर भी शुरू हो गया है। सियासत लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद में उत्तराखंड में लगातार लगी हुई है, अब वो भी अब अपने चुनावी हथकंडे निकालती हुई नजर आ रही है। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है और ये विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिस पर अभी तक राज्य सरकार की जो स्थिति है वो दरअसल साफ नहीं हो पाई है। उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने एक अपना एजेंडा इसे बनाया है और ये कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है आने वाले विधानसभा चुनाव में तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मांग भी की है राज्य सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का जो विवाद है वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसको लेकर अभी तक कोई भी निवारण जो है वो नहीं निकाला गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संचित हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और रुक करेंगे संचित का, जानेंगे वहां की तमाम अपडेट। संचित, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर ली है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो विवाद काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक राज्य सरकार की स्थिति उस पर साफ नहीं है। ये मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने पकड़ा है, कितना बेनिफिट उनको दिला सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए पूजा, अगर बात आम आदमी पार्टी करे और देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसके विरुद्ध में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उसके लिए कमेटी बनाई है और कमेटी के अध्यक्ष ने अपनी पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी और साथ ही साथ जो उसमें खामियां उस बोर्ड में रह गई है, जो जिन चीजों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है उस चीजों को लेकर के एक रिपोर्ट बनाई गई है और पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मिल गई है। मुख्यमंत्री ने उस पर जल्दी उसका निराकरण करने का आश्वासन पंडित पुरोहितों को दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी देखिए उत्तराखंड के अंदर इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना करके एक पुल देना चाहती है, क्योंकि वो अपने आप को स्थापित उत्तराखंड के अंदर करना चाहती है और उसे मुद्दों की जरूरत है। जमीनी हकीकत पे वहां पर उत्तराखंड के अंदर अपनी जमीन बनाने के लिए उनको मुद्दों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मुद्दे वो उत्तराखंड के अंदर उठा रहे हैं। इसी को लेकर पैदल मार्च की शुरुआत संचित आम आदमी पार्टी ने की है। कहाँ से शुरुआत की गई है, कहाँ तक जाएगी और कितना लंबा चलने वाला है ये? देखिए हरिद्वार की अगर बात करें, हरिद्वार से उन्होंने पैदल मार्च की शुरुआत करी थी और अब पहाड़ी राज्यों में और पूरे प्रदेश के अंदर उनकी पैदल मार्च होनी है, जिसको लेकर के तमाम उनके नेता भी यहाँ पर आएंगे। जहाँ सूत्रों की हवाले से जानकारी आ रही थी उसमें ये पता चल पा रहा है कि कुछ दिन में केजरीवाल दोबारा उत्तराखंड आ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में जो चुनावी हलचल है वो कितनी तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो मुद्दों की बात करें तो विपक्ष लगातार जो सरकार के कार्य हैं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और आम आदमी पार्टी इस चीज में मुखरता से
भाग ले रही है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी है उत्तराखंड के जी। अंदर। और जो हिंदुत्व के मुद्दे, सनातन धर्म से जुड़े जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर के भाजपा को घेरना आम आदमी पार्टी के लिए काफी आसान माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड और पंडित पुरोहितों को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर भाजपा को घेरने का काम करती है। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में पूरी जुटी हुई है संचित, लेकिन रिस्पांस, ग्राउंड रियलिटी अगर हम जानना चाहें, रिस्पांस कैसा मिल रहा है आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में? देखिए, आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तराखंड के अंदर जब स्थापित होने की प्रयास में लगी हुई है, तो अगर रिस्पांस की बात करें तो कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्यों में शुरुआती दौर में जब आम आदमी पार्टी ने कोविड के बाद उत्तराखंड का रुख किया था और अपनी राजनीति करना शुरू की थी, सक्रिय राजनीति की अगर बात करें, सक्रिय राजनीति करना जब शुरू करा था उत्तराखंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस आम आदमी पार्टी को मिलना शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हुई और तो उन्होंने लेन देन की राजनीति शुरू करी कि आप हमको वोट दीजिए और अगर आप हमको वोट देंगे आप हमारे गारंटी कार्ड बनवाएंगे, तमाम इस तरीके की बातें कही, अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तब हम आपको इस तरीके से कर देंगे। और देखिए, जो रोजगार गारंटी कार्ड की बात करेगी, जो 5 लाख पहले जो गारंटी कार्ड बनवाएंगे उनको सबसे पहले नौकरी मिलेगी। तो एक इस तरीके से लेन देन की राजनीति, देखिए वोट मांगना अलग बात है, लेकिन एक उसके ऊपर एक क्लॉज लगा देना कि इसको अगर आप मानक पूरे करेंगे तो उसके बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग इसमें पहले नंबर पर पाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जब चीजें जनता के बीच दूसरी पार्टियां लेकर गई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टी जब आम आदमी पार्टी की बात लेकर के बीच में गई, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भी अब जनता का रुख मुड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन देखिए, ये चुनाव है, चुनावी दौर शुरू हो चुका है, सारी पार्टी अपनी अपनी तरफ से जनता को लुभाने में लगी हुई है। लेकिन ये देखने वाली बात भविष्य में होगी कि कौन सी पार्टी अपने जो मुद्दे हैं, अपने जो एजेंडा है या जो अपने कार्य हैं उनको लेकर के सत्ता में मैंडेट कौन सी पार्टी। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए पूरी राजनीतिक हलचलों पर। संचित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब सीएम ने दरअसल गरीबों को दिवाली तोहफा दिया है। बसेरा स्कीम के तहत गरीबों को पक्के मकान उन्होंने दिए हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब में बसेरा स्कीम अधीन झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बसर कर रहे 269 लाभार्थियों को अस्थायी आवास के पक्के मालिकाना हक दिए हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद इंदिरा कॉलोनी के कुछ गरीब लोगों के घरों में जाकर दीप जलाए हैं और उनके घरों के मालिकाना अधिकारों से सनद उनको सौंपी है। इसके बाद बाकी लोगों को सिटी सेंटर में करवाए गए समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदिरा कॉलोनी के निवासियों को घरों के मालिकाना अधिकारियों की सनद दी है। वहीं मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते परिवारों को मालिकाना अधिकार देने की बसेरा स्कीम से जरूरतमंद लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा हो रहा है। इस मौके ते मैनू बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि असी पंजाब दे उन्हां लोकां नूं जिहड़े बहुत देर तो स्लम एरिया दे विच म्यूनसिपल कमेटियां दी या पंचायती जमीनां ते रह रहे सी, उन्हां दे जिहड़े घर है वो अज असी उन्हां दे घर उन्हां दे नाम कर रहे हैं। बसेरा स्कीम के तहत चमकौर साहब दे विच अज मैं 300 परिवारां नूं सनदा दित्तियां उन्हां दे घर उन्हां दे नाम करके। मैनू बड़ी खुशी मिल रही है कि एक गरीब जिहड़े दे हमेशा तलवार लटकी रहती सी कि साडी जमीन है जिहड़ी साडे नाम नहीं है, साडा घर साडे नाम नहीं है, हालांकि वो 50 सालों तो बस रहे हैं, उन्होंने घर है जिहड़े उन्होंने नाम करके मैनू अज बहुत बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं मुबारकबाद दिना उन्होंने सारे लोगों को जिन्हों के घर अज उन्होंने नाम हो रहे हैं। चमकौर साहब के विच बगाला बस्ती है जिहड़ी उहदे 300 परिवार रहिंदा है, उन्होंने घर उन्होंने नाम नहीं सी, अज असीं उन्होंने सनदां जारी कर दित्तियां।
वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के विकास की कामना को लेकर अरदास की। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। वहीं मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के घरों को रोशन कर रहा विदेश से पढ़कर आया नौजवान समाजसेवी, जो कि दिए बनाने वाले लोगों के घरों में लाइटिंग करवाकर उनको दिवाली के गिफ्ट दे रहा है और साथ ही वित्तीय तौर पर भी उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है। बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाकर और फिजूल खर्ची करने के बजाय हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो दिवाली के दिन हमारे घरों को रोशन करने का जरिया बनते हैं। दिवाली का फैसटीवल है, ये इकल्ले एक धर्म का फैसटीवल नहीं, एक वर्ग का फैसटीवल, ये समूचे विश्व में वसदे लोगों का फैसटीवल है। फैसटीवल ऑफ लाइट्स, फैसटीवल ऑफ लव, कि जिन्ना असीं एक दूजे नाल शेयर करांगे उहदे नाल ही उन्ना वध है। जिथे अज दे युग में तमाम लीडर्स जिहड़े ने पॉलीटिशियन ने राजनेता कह सकते हो दिवाली ने वड्डी वड्डियां फ्लैक्सां बना के लाउंदे वधाइयां देण लई, ते मैं उत्थे चाहना कि वो चीज़ असीं बंद करिए। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ तमाम ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ सपोर्ट करिए। सर मैं कहना चलिए, खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।